आज का टॉपिक है एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। वैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक सॉलिड्स का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले तो अपन एक कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक सॉलिड ले लेते हैं, सीधी सी बात ये है। तो ये एक मान लीजिए सॉलिड ऑब्जेक्ट है ए। सॉलिड ऑब्जेक्ट ए ले लिया हमने। अब क्या करना है, देखिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट करना है, ठीक है, और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन से करना है। तो ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, और इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक बार इस डायरेक्शन से कर लिया, ठीक है, और एक बार इस डायरेक्शन से कर दिया, दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। वैल्यू 1 मान लीजिए, V1 कर लेते हैं, इसको वैल्यू 2 मान लीजिए। तो हमने क्या किया, एक सॉलिड लिया है और उस सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन से सेम फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया है। अभी दो वैल्यू आएगी, इससे अपने को बताना है कि दोनों वैल्यूज के यहाँ पर कि ये आइसोट्रोपिक है या एनाइसोट्रोपिक है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ कहते हैं हमने क्या किया, हमने मेजरमेंट किया है। तो व्हेन वी मेजर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है क्या लेंगे। कंडक्टेंस हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ठीक है। देन या इसको मैं एक बात और कह दूं, When we measure physical property like conductance, resistance, refractive index, याद रखना इसमें एक बात ध्यान में कि from different direction in same solid। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हो रही है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो भी है वो फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है। और दूसरा, जो वैल्यू जिसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कर रहे हो वो भी चेंज नहीं होगी। यानी कंडक्टेंस का वैल्यू पढ़ रहे हो तो कंडक्टेंस की स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस का पढ़ रहे हो तो रेजिस्टेंस की स्टडी करेंगे। यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दो कंडीशंस बनेगी, देखना दो कंडीशंस कैसे बनेगी कि या तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ सकती है, सेम वैल्यू V1 एंड V2, या ये दोनों डिफरेंट हो सकती है। तो अपन यहाँ कहते हैं, देखिए इफ values of physical properties becomes same, या फिर ये कंडीशन क्या हो सकती है, वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी बिकम्स डिफरेंट। करेक्ट, समझ में आ गया, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो दो कंडीशंस है कि दोनों में हमने क्या कहा, या तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी या ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। अगर ये सेम आती है तब क्या होगा, और डिफरेंट होगी तो क्या होगा। देखिए अगर ये सेम आती है, क्वांटिटी सेम आती है, तब तो हम इसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाएंगे, आइसोट्रोपिक। और अगर ये डिफरेंट आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स। एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स, ठीक है। तो क्लियरिटी है ना माइंड में कि हमें क्या करना है, हमें फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करना है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर सेम ऑब्जेक्ट। If the values are similar, same, then the solids is isotropic. If the values are different, then the solids are anisotropic या anisotropic। और आइसोट्रोपिक सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी आइसोट्रोपी कहलाएगी, है ना, आइसोट्रोपी। और एन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एनिसोट्रोपी। तो आई थिंक ये तो क्लियरिटी है माइंड में, बताने की जरूरत नहीं दोबारा। चलिए तो आगे, अब देखो अपन थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कल हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पढ़ा था कि जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो रेगुलर है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रेगुलर होने का मतलब, इसको अपन देख सकते हैं। देखिए कि मान लीजिए मैं दो अलग अलग कलर से बना देता हूँ, देखो कि इस तरीके की कंडीशन है। मान लो ये पहले टाइप के पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है, फिर ये इस तरीके से अरेंज है,
फिर ये यहाँ ऐसे अरेंज है, ठीक है। और एक रो इनके बीच में मान लीजिए ये रही, तो एक रेगुलर पैटर्न अपने को दिख रहा है। अब यहाँ ये वाली रो आएगी, फिर यहाँ अगर आगे जाएंगे तो ये वाली रो आएगी, अब आगे जाएंगे तो है ना दूसरी वाली रो आएगी। ये अब हमने क्या क्या देखिए कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक बार कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किया, वो इस डायरेक्शन में किया, और एक बार हमने फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी इस डायरेक्शन में किया। तो दोनों डायरेक्शंस में क्या होगा देखो, इस डायरेक्शंस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप है, इधर सेम सारे के सारे सेम दिखाई दे रहे हैं, इधर है तो सेम पर ये दोनों आपस में तो डिफरेंट है ना। तो ये एक एंटी पैरेलल वाली स्थिति दिखाई दे रही है ना अपने को, जिसको अपन अल्टरनेटिव कह देते हैं कि ये फर्स्ट रो एक टाइप की है, ये सेकंड रो एक टाइप की है। पर जब हम इस टाइप में जाते हैं तो इस डायरेक्शन में जाते हैं तब तो ये देखिए एक अल्टरनेट फॉर्म दिखाई दे रही है, दिख रहा है ना, ये समझ में आई बात। फिर बता देता हूँ देखो कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेगुलर पैटर्न है, जिसमें हमने कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ लिखाई हुई है ना, वो कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है उनका स्टडी करेंगे। एक स्टडी है ना, कंडक्टेंस का करेंगे या रेजिस्टेंस का करेंगे, रिफ्रैक्टिव का करेंगे, किसी का भी एक का करेंगे। हमने मान लीजिए कंडक्टेंस की स्टडी की इन दिस डायरेक्शन, तो क्या देखा, इस डायरेक्शन में देखा कि सेम टाइप पार्टिकल्स, पर इस डायरेक्शन में करने पर यह अरेंजमेंट बदल रहा है, ये अल्टरनेटिव होते चलेगी। तो जैसे अरेंजमेंट चेंज हो रहा है डायरेक्शंस के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकम्स डिफरेंट आएगी। वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी बिकम्स डिफरेंट क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ चेंज इन अरेंजमेंट विद डायरेक्शन। तो जैसे जैसे आप डायरेक्शंस बदल रहे हो, अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है, उसके चलते फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी चेंज हो रही है। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज चेंज होती है तो आपको रिजल्ट आ गया, ये कैसा हो गया, एनिस्टोपिक सॉलिड्स होता है। क्लियर। तो जिन भी सॉलिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट आती है तो हम उसको बोल देते हैं एनिस्टोपिक सॉलिड्स। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिस्टोपिक है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ना, जिसको आपने एमोर्फस भी कहा, नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड्स, उनमें तो रेगुलर पैटर्न होता ही नहीं है। जब रेगुलर पैटर्न होता ही नहीं है तो पैटर्न बदलने के साथ पैटर्न में कोई चेंज भी, देखो एक दो बातें होती है। एक बात तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ तो रेगुलर पैटर्न है, तो पैटर्न के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है। जब कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएगी, वो पैटर्न पे डिपेंडेबल नहीं रहेगी, और उस कंडीशंस में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सिमिलर आएगी। और सिमिलर आएगी तो वो सॉलिड कैसे हो जाएंगे, आइसोट्रोपिक। तो यहाँ ये याद रख लेना कि जो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स है वो कैसे कैटेगरी में चले जाएंगे, एमोर्फस, और ये जो आपके एनाइसोट्रोपिक है ये है क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए एनाइसोट्रोपिक, और जो सेकंड कैटेगरी एमोर्फस सॉलिड्स हमने पढ़ी थी वो हो जाएंगे आपके आइसोट्रोपिक। क्लियर है। चलिए आगे। चलिए तो आज हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, तो स्टडी कर लें उसके भी साथ साथ। चलिए हाँ, तो पहले डेफिनेशन हम देख रहे हैं लेटिस पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, छोटे छोटे 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लेटिस पॉइंट क्या है, देखिए कोई भी सॉलिड है वो कांस्टेंट पार्टिकल से बना है, और कांस्टेंट पार्टिकल कहीं ना कहीं तो ऑक्यूपाइड होंगे, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेंगे। तो वो किस पोजीशन पे रह रहे हैं, उस पोजीशन को अपने को देखना है। कि मान लो अपन सपोज कर लेते हैं, है ना, इमेजिन करते हैं कि हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसके कुछ पार्टिकल्स ये रहा, यहाँ है और यहाँ। तो ये एक्चुअल में क्या बना दिए हमने, कुछ डॉट्स बनाए। ये डॉट्स किसको शो कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। ये डॉट्स किसको बता रहे हैं, ये है पोजीशन ऑक्यूपाइंग बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन स्पेस, ठीक है। तो
पार्टिकल ने, हमने ये मान लिया कि एक पार्टिकल यहाँ है आपका कांस्टेंट पार्टिकल, एक कांस्टेंट पार्टिकल ये रहा, एक कांस्टेंट पार्टिकल ये रहा, एक कांस्टेंट पार्टिकल ये रहा, यानी कि ये वो पोजीशंस को हमने डॉट से शो कर दिया जो कि एक्चुअल में कांस्टेंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाइड किया है। तो दिस इज द पोजीशन ऑक्यूपाइंग बाय कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस। रिप्रेजेंट किससे किया हमने, तो रिप्रेजेंट बाय ए पॉइंट, एंड दैट पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस पॉइंट। तो इजी डेफिनेशन हो गई। सीधे शब्दों में कह दें तो ये कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्पेस में जिस जगह पर मौजूद है, जो उनकी पोजीशन है, उस पोजीशन को हमने एक डॉट से शो किया है और वो डॉट एक्चुअल में लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। तो एवरी डॉट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट ए लैटिस पॉइंट। क्लियरिटी है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पोजीशन ऑक्यूपाइंग बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स है और एक डॉट एक लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है और एक लैटिस पॉइंट एक कांस्टेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जरूर याद रखना अपने को कि वन लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक लैटिस पॉइंट एक कांस्टेंट पार्टिकल। वैसे समझ में भी आता है कि एक पॉइंट का मतलब ये एक पोजीशन है जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल आके रुका है, तो ये वो पोजीशन है जिसको कांस्टेंट पार्टिकल ने घेरा है और इस पोजीशन को हमने क्या नाम दे दिया, लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट एक कांस्टेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगली डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन हम देखेंगे क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस, देखो हम ये मान लें, सपोज कर लें कि मेरा कांस्टेंट पार्टिकल इस तरीके से अरेंज, मान लीजिए मैंने डॉट बना दिया स्पेस में। एक्चुअली में आप समझदार हो, अब तो समझ गए होंगे ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैटिस पॉइंट को। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि एक कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक वैसे इन सब पॉइंट्स में एक एक क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल है। एक्चुअल में ये सारे पॉइंट किसको बता रहे हैं, लैटिस पॉइंट्स को बनाए। तो मैंने बहुत सारे लैटिस पॉइंट बना दिए, ठीक है। इन लैटिस पॉइंट को बनाने के बाद मैंने क्या किया, इनको स्ट्रेट लाइन से, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दिया, जोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन से इनको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, हुई कि नहीं हुई। एक क्यूब दिखाई दे रहा है या कोई दूसरी टाइप की स्ट्रक्चर बनती, पर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो बनती ना। जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो एक्चुअल में क्रिस्टल लैटिस कब बनता है, जब लैटिस पॉइंट्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट है इन द स्पेस, उनको इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस के द्वारा जोड़ दिया जाए तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होगी और वो स्ट्रक्चर कहलाएगी क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ गई बात। तो एक्चुअल में points are represent the lattice points and the regular arrangement of lattice point represent the crystal lattice। क्योंकि ये चार ही पॉइंट बनाए थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे सॉलिड में, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो मैंने ऐसे बना दिए बहुत सारे पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स की पोजीशंस को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, उसको हमने नाम दे दिया क्रिस्टल लैटिस। क्लियर हो गया। क्रिस्टल लैटिस का एक नाम स्पेस लैटिस भी है, तो आप ये समझ लें कि एक ही बात है। इसको एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट ना, ब्रेवेज, तो ब्रेवेज के नाम से इसको ब्रेवेज लैटिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब एक ही बात है, क्रिस्टल लैटिस, ब्रेवेज लैटिस, स्पेस लैटिस, ये सब एक ही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद रखने की ये है, नंबर ऑफ ब्रेवेज लैटिस वो है 14। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ ब्रेवेज लैटिस कितने हैं, 14। ब्रेवेज लैटिस कह दो, स्पेस लैटिस कह दो, क्रिस्टल लैटिस कह दो। एक बार मैं फटाफट आपको दोनों चीजें बताता हूं कि कांस्टेंट पार्टिकल्स की पोजीशंस को लैटिस पॉइंट्स के द्वारा शो किया हमने, और लैटिस पॉइंट्स को जब आपस में स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे तो जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी वो स्पेस लैटिस को रिप्रेजेंट करती है, क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर होगी बात। चलें आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट सेल। यूनिट सेल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। हम एक चीज इमेजिन करते हैं, देखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, वो ऐसा है, ये वाला स्ट्रक्चर उसमें वैसा मान लेते हैं।
ठीक है, ये सेम साइज के ब्लॉक्स हैं, सेम स्ट्रक्चर्स के, है ना, सेम स्ट्रक्चर्स ऐसे। ये मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इस सॉलिड की एक यूनिट, छोटी सी यूनिट मैंने ये मान ली, ये दिखाई भी दे रही है एक छोटी यूनिट ये। अगर मैं एक काम करता हूँ कि इस छोटी यूनिट को मैं बाहर ले आऊँ, एक छोटी यूनिट को लिया है, ठीक है, यही है ना, सेम। अब इस यूनिट को मैं रिपीट करता हूँ, देखिए कितनी बार, 1 2 3 बार और रिपीट करता हूँ इन दिस डायरेक्शन। ये ब्लॉक ऐसे बन रहे हैं, सेम साइज के हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको नीचे की ओर रिपीट कर दिया, फिर मैंने इसको आगे फिर रिपीट कर दिया ऐसे, फिर मैं इनको रिपीट करता चला गया इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या सेम लेटिस स्ट्रक्चर बन गई ना। हाँ, तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ये यूनिट सेल कहलाएगा। समझ में नहीं आया, देखो आप समझ आएंगे कि यूनिट सेल क्या है। एक्चुअली यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लेटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और उस पार्ट को अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में बार बार रिपीट करूं तो वो वैसी की वैसी स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है। जैसे अभी हुआ ना कि ये एक लेटिस मैंने देख लिया था, फिर मैंने इसका सबसे छोटा पार्ट चूजन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और उस सेलेक्ट पार्ट को मैं यहाँ ले आया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट मैं यहाँ लेके आया था ना। बाद में मैंने क्या किया, इस पार्ट को उसको देख देख के रिपीट कर दिया इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। रिपीट करने के बाद मैं देखता हूँ कि सेम स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, तो दिस पार्ट इज नोन एज यूनिट सेल। एक्चुअल में यूनिट सेल क्या हुआ फिर कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ crystal lattice which when repeated again and again in different directions then produce original crystal lattice structure. That smallest part is called unit cell. ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जिसको डिफरेंट डायरेक्शंस में बार बार रिपीट किया जाए तो वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर देता है, उसको कहते हैं यूनिट सेल। जैसे इसमें समझ में आ गया कि इसमें ये सबसे वो छोटा पार्ट है जिसको रिपीट करने पर वो मेन स्ट्रक्चर्स को वापस से बना देता है, तो इसको क्या कह देंगे, यूनिट सेल। क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में देखिए कई टाइप्स आएंगी जिनको अपने को ध्यान से पढ़ना है। तो उनमें एक आती है, सबसे पहला टाइप्स आता है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, वैसे हमारे सिलेबस में मेनली क्यूबिक स्ट्रक्चर्स है तो अपन क्यूब के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। सिंपल यूनिट सेल, देखो क्या होता है सिंपल यूनिट सेल में कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अपने को देखना ध्यान से कि एक स्ट्रक्चर ये रही, क्यूब है ना, ये क्यूब टाइप स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। अब ये तो क्रिस्टल लेटिस बना है ना, इमेजिनरी लाइन से जोड़ने के बाद क्या बनता है, क्रिस्टल लेटिस ही बनता है। अब किसको जोड़ा हमने, लेटिस पॉइंट्स को, तो एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ध्यान से देखिए यहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए, यानी कि ये क्या है, लेटिस पॉइंट है ना। और आपको याद है ना, अभी हमने कहा था एक लेटिस पॉइंट एक कांस्टेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअल में कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, पर अरेंजमेंट है कहाँ है, ओनली एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, है ना। पार्टिकल्स केवल कहाँ है, सेल के कॉर्नर्स पे। और ऐसी सेल को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल यूनिट सेल। तो ऐसी कोई भी यूनिट सेल जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर एडजस्ट हो तो हम उसको बोल देते हैं सिंपल यूनिट सेल्स। अब इस सिंपल यूनिट सेल में लेटिस पॉइंट्स का नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट तो वो है 8। नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितने हो गए, 8, 8 है ना, ठीक है। अब आते हैं अपन नंबर 2 पे। दूसरा है हमारे पास बॉडी
सेंटर्ड सेल, यूनिट सेल, ये BCC शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इसको, BCC बॉडी सेंटर्ड सेल। देखिए प्रिमिटिव से ही सारी बनेगी, यानी कि प्रिमिटिव वाला ढांचा जो हमने देखा, स्केलेटन जो देखा वो तो चलेगा, तो वो तो अपन बना लेते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो हम वो बना देते हैं सबसे पहले, तो फिर अपन समझेंगे कहाँ है। ठीक है, पार्टिकल कहाँ है, ये रहा यहाँ, ये कॉर्नर्स पे तो है ही है। अब देखिए ध्यान से कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है। अब यहाँ से मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एंड वन एट सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, अगर ऐसा दिखाई दे तो उस सेल को बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल। तो यहाँ 8 पार्टिकल तो आपको उसके कॉर्नर्स पे दिखाई दे रहे हैं, और एक जो ये रेड कलर का पार्टिकल दिखाई दे रहा है ना आपको अलग से, ये है एट सेंटर ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल को मतलब ये होता है, मान लो कमरा अपना रूम है, रूम को अपन एक क्यूब मान सकते हैं, तो ये क्रिस्टल है। तो कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम बीचों बीच लटका दें, तो वो किसी भी फेस पे नहीं है, किसी भी दीवार पे नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं है ना, वो बीच में है। पर वो बीच में कमरे के भीतर है ना, तो वो सेंटर है उसका। समझ में आ गई बात? तो ये सेंटर के ऊपर है, तो ये इस फेस पर नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल बीच में जो खाली जगह है उसमें है। तो ये BCC हो गई। BCC का मतलब 8 कहाँ, कॉर्नर्स पे, और एक जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ सेल। और टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, गिन लीजिए। 8 तो कॉर्नर्स पे और एक सेंटर में, तो टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितने हो गए, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इक्वल टू 9। चले आगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब देखो, फेस सेंटर्ड सेल, FCC। ठीक है, FCC में देखना ध्यान से, देखो कहाँ कहाँ पार्टिकल है, कॉर्नर्स पे हैं, एक इस फेस पर है, एक इस फेस पर है, एक इस फेस के सेंटर पे है, एक इस फेस के सेंटर पे है। और चूंकि अपने को ये एक फेस दिखाई दे रही है, पीछे वाली फेस दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं दोनों बना देता हूँ। दोनों का मतलब एक आगे वाली फेस पे, एक पीछे वाली फेस पे। कमरे को इमेजिन कर लो, तो कमरे की कितनी फेस होती है, 6 फेस होती है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, 6 फेस होती है। आप इमेजिन कर सकते हो, मैच बॉक्स को देख सकते हो। तो कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ है, एट, देखो कॉर्नर्स पे तो होने ही होने, उसके अलावा देखना कहाँ है, तो कहाँ है, कितनी फेस है, 6 फेस, तो सभी के सेंटर पे है। ठीक है, तो ऐसी यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड सेल। क्लियरिटी आ रही है क्या? तो इसको अपने कह सकते हैं ना कि यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, नॉन एज फेस सेंटर्ड सेल। टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट गिनिए भाई, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इक्वल टू 14 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कॉर्नर्स पे और 6 फेस पर, टोटल कितने हो गए, 14। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड। अब आते हैं अपन अगली कैटेगरी पे, 4th नंबर, वो है एंड सेंटर्ड सेल। एंड सेंटर्ड सेल, देखिए एंड सेंटर्ड सेल में क्या होता है, पार्टिकल्स देखना ध्यान से, कॉर्नर्स पे हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 पे हैं। इसके अलावा किन्हीं 2 अपोजिट फेस पे है, एनी 2 अपोजिट फेस। एनी 2 अपोजिट का मतलब इस फेस पे है तो इस फेस पे है, बस। अगर ये डायग्राम किसी का मैं दूसरा बनाता हूँ, एक बार देखना ध्यान से, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ।
पार्टिकल्स शो करते हैं, देखो कॉर्नर्स पे तो हैं ही, इस फेस पे है तो इस फेस पे है, समझ में आ रही बात। तो जैसे इस पे है तो इस पर है, इस पर है तो इस पे है, या फिर ये भी तो हो सकता है यहाँ बनाए तो इधर सामने, दोनों यही दिखाने पड़ेंगे अपने को, तो आगे और पीछे, पीछे वाली फेस दिखाई नहीं देती ना, तो किन्हीं दो अपोजिट फेस पे है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट गिनिए, नंबर ऑफ LP 8 + 2, 8 कॉर्नर पे, 2 फेस पर, टोटल हो गए 10। तो ये 4 टाइप की यूनिट सेल होती है। एक बार फिर देखो, ऐसी कोई यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे हो, ओनली एट कॉर्नर्स, देन कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ एक पार्टिकल सेंटर पे भी मौजूद हो, और किसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सेल, तो उसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर कॉर्नर्स के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे हो, फेस पर, सभी फेस पर, एक क्यूब की 6 फेस होते हैं, सभी फेस पर हो, तो हम उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड सेल। और अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल 8 कोनों पर, 8 कॉर्नर्स पर और किन्हीं 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट हो, तो उस टाइप की यूनिट सेल्स को बोलते हैं एंड सेंटर्ड सेल। क्लियर होगी बात। तो ये सिंपल यूनिट सेल जिसमें 8 लेटिस पॉइंट है, ये बॉडी सेंटर्ड जिसमें 8 लेटिस पॉइंट्स तो कॉर्नर्स पे मौजूद है, 1 एट द सेंटर ऑफ सेल, तो 9 हो गए टोटल। ये 8 एट द कॉर्नर्स एंड 6 एट द फेस, टोटल हो गए 14। और ये हो जाएंगे 8 एट द कॉर्नर्स एंड 2 एट द फेस, टोटल हो जाएंगे 10। क्लियर। तो ये होगी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। क्या पढ़ने वाले हैं, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल को डिफाइन कैसे करेंगे, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। चलिए डिफाइन करते हैं। एक नॉर्मली मैं फिर से बना देता हूं एक बार, कि कोई यूनिट सेल ये रही, ठीक है, एक सिंपल यूनिट सेल हमने बना दी। अब इस यूनिट सेल को ध्यान से देखना, देखो इस यूनिट सेल में ये एक डायरेक्शन से, एक एक्सिस ये रही, एक डायमेंशन ये रहा, एक डायमेंशन या एक एक्सिस ये रही। मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, तो इसमें इसको अगर कैरेक्टराइज करना हो, इसको डिफाइन करना हो इस यूनिट सेल को बारे में, तो अपन क्या क्या देखेंगे। एक तो हम देखेंगे इन एक्सिस की लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ डायमेंशन, लेंथ ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन बोल दो, एक्सिस बोल दो, एज बोल दो, एक बात है। ठीक है, उनको हमने डिफाइन करना है A B C। ठीक है, लेंथ ऑफ डायमेंशन जो है, या लेंथ ऑफ एक्सिस है, या लेंथ ऑफ जो एज है, वो हमने ABC से शो करना है। तो ABC। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो हम डिफाइन करेंगे, देखना अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा से। तो एंगल बिटवीन एक्सिस, एंगल बिटवीन एक्सिस किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, अल्फा बीटा गामा से। तो एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 6 पैरामीटर क्यों, 3 पैरामीटर उसकी लेंथ ऑफ एज या लेंथ ऑफ एक्सिस को शो करेंगे, और 3 पैरामीटर उसके एंगल्स को शो करेंगे। क्यूब में ये कोइंसिडेंस की बात है कि जब क्यूबिक की बात करते हो तो ABC जो तीनों लेंथ होती है वो सिमिलर हो जाती है ना, A = B = C। पर सारे तो क्यूबिक क्रिस्टल नहीं होंगे, सिलेबस में क्यूबिक है इसका मतलब थोड़ी ना सारे क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें 3 पैरामीटर को A, B और C से रिप्रेजेंट करेंगे, जो केवल किसको बताते हैं, लेंथ ऑफ द डायमेंशन या लेंथ ऑफ द एक्सिस, या यू कहते हैं लेंथ ऑफ द एज। तो यूनिट सेल की जो लेंथ ऑफ एज है वो डिफाइन करेंगे A, B एंड C से। और ये ABC इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ना, दे मे बी इक्वल एंड मे नॉट बी इक्वल। और इन एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो एंगल हम लोग अल्फा बीटा गामा से शो करेंगे,
और अल्फा बीटा गामा जो वो 90 डिग्री के हो सकते हैं, 90 डिग्री के नहीं भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं और सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक यूनिट सेल को कितने पैरामीटर के साथ डिफाइन किया जाएगा, तो 1 यूनिट सेल इज डिफाइंड बाय 6 पैरामीटर, 3 पैरामीटर यूज फॉर द determination of length of dimension which is ABC and 3 parameters are used for the determination of angle between axis which are alpha, beta and gamma। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ फटाफट। हमने सबसे पहले पढ़ा एनिस्ट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, वो बड़ा इजी था कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट्स के बाद वैल्यू कैलकुलेट होगी, वैल्यूज आर सिमिलर देन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, वैल्यूज आर डिफरेंट देन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर पैटर्न होता है जो डायरेक्शंस के साथ बदल जाता है, और डायरेक्शन बदलने के साथ जब पैटर्न में चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं? एन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये तो पहला टॉपिक था। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस को आज ध्यान दिया है। उसमें पहली डेफिनेशन हमने पढ़ा लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट सबसे इजी डेफिनेशन है। कैसे है उसका देखना कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से सॉलिड बना है, और वो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जहां भी अरेंज है, जिस भी पोजीशन पे अरेंज है, वो पोजीशन हमने एक पॉइंट से शो कर दी, और वो पॉइंट ही लैटिस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टल सॉलिड्स में पॉइंट्स शो करते हैं, स्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशंस को शो करते हैं, और दैट पोजीशन इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। और एक लैटिस पॉइंट एक क्रिस्टल, एक पार्टिकल की पोजीशन को शो करता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है कि जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्पेस में अरेंज हो गई, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, क्योंकि सॉलिड कैसा है? क्रिस्टलाइन है। जिस भी रेगुलर पैटर्न में वो अरेंज हुए, उस रेगुलर पैटर्न में हमने क्या करना है? उनको स्ट्रेट लाइंस के साथ जोड़ देना है। तो लैटिस पॉइंट्स को जब हम स्पेस में स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का अनदर नेम स्पेस लैटिस या ब्रेवेज लैटिस, और इनका नंबर कितना है? 14। दैट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन कि 14 होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा यूनिट सेल। यूनिट सेल सबसे इजी है कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सबसे छोटा पार्ट सेलेक्ट करना है, एक ऐसा छोटा पार्ट सेलेक्ट करना है जिसको अगर बार बार रिपीट किया जाए इन द डिफरेंट डायरेक्शन तो वो मेन स्ट्रक्चर्स को पुनः डेवलप कर दे, तो उस छोटे पार्ट को कहेंगे यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आ गया? फिर यूनिट सेल्स को क्लासिफाइड किया, तो सबसे पहले हमने कहा कि यदि यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, ओनली एट कॉर्नर्स, तो दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। अब इसके बाद के जितने भी यूनिट सेल्स हैं उन सब में कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, एक्स्ट्रा में कहां है वो देखना है। तो बॉडी सेंटर्ड सेल में 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल तो हैं ही, उसके साथ एक पार्टिकल सेल के सेंटर पे है, यानी कि वो हमने बात की थी रूम के बिटवीन, तो सेल के सेंटर पे टोटल लैटिस पॉइंट 9 हो जाते हैं इसमें। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि सभी कॉर्नर्स के साथ साथ सभी फेस पर भी पार्टिकल, और फेस के भी बीचों बीच सेंटर पे पार्टिकल है। ठीक है, और एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ 2 फेस पर मौजूद होंगे, सभी फेस पर नहीं होंगे, यहाँ पे 2 फेस पर, वो भी 2 ऑपोजिट फेस पे, यानी कि अप डाउन, लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो भी बोले। क्लियर होगी बात? तो ये 4 टाइप की यूनिट सेल्स हो गई। फिर हमने देखा पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल्स को डिफाइन करना है, तो एक यूनिट सेल्स को बनाना है, उसके कैरेक्टर्स को जानना है, तो हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत है। किन पैरामीटर की जरूरत है? एक तो हमें उनके लेंथ ऑफ एज को पढ़ना है, लेंथ ऑफ डायमेंशंस को, वो हमने शो कर दिया A, B एंड C से। ठीक है, और A, B, C सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इन जो लेंथ, ये जो आपने डायमेंशन बनाए हैं, इसके डायमेंशंस के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल शो करेंगे हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से। ये भी वही कंडीशन से सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आज का इतना ही टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे।